आशीष एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ था और तभी वहां पर एक और लड़का आता है जो कि अपनी मां को हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए लेकर आया था। लेकिन यहां पर जैसे वो आशीष को देखता है तो देखते उसे पहचान लेता है, क्योंकि आशीष उसका कॉलेज टाइम का दोस्त है और वो दोनों कॉलेज के बाद आज पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो लड़का था यह विदेश कमाने के लिए चला गया था। इसके बाद जैसे वो आशीष को देखता है तो उसके पास आता है और आकर उसका हालचाल पूछने लगता है। तो यहां पर आशीष भी अपने दोस्त को देखकर बड़ा ही खुश होता है और पूछता है कि तुम यहां पर कैसे। तो यहां पर जो आशीष का दोस्त होता है वह बताता है कि मैं तो अपनी मां को दिखाने के लिए आया हूं, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो। तो उसके बाद आशीष बताता है कि मैं पूजा को दिखाने के लिए आया हूं। अब इस बात को सुनकर वह लड़का थोड़ा सा हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ पूजा को। और उसके बाद जो आशीष होता है उसे अपनी पूरी कहानी बताता है जो जो पूजा को हुआ था। और इस बात को सुनने के बाद जो वह लड़का होता है वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। क्या कहानी थी जिसे सुनने के बाद वह लड़का फूट फूट कर रोने लगा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। केरल के गांव के अंदर एक आशीष नाम का लड़का रहा करता है। आशीष जिसके घर में उसके माता पिता हैं, उसका एक बड़ा भाई है और वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता है और अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। जिस स्कूल में वो पढ़ा करता है उसकी ही क्लास में एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम पूजा होता है। और यहाँ पर आशीष और पूजा दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता होती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जैसे वो लोग 12वीं क्लास में आते हैं तो वहां तक आने के साथ साथ उन दोनों की जो दोस्ती होती है वो कुछ और ही मोड़ लेने लगती है। लेकिन अभी तक इन बातों को ये समझ नहीं पाते हैं, बस एक दूसरे के दोस्त बने रहते हैं। धीरे धीरे जब उनकी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद ये दोनों कॉलेज जाने लगते हैं और कॉलेज की पढ़ाई लिखाई को करने लगते हैं। लेकिन कॉलेज में जाते ही इन्हें पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच के जो रिश्ता था दोस्ती का वह अब कुछ और रूप ले चुका है और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही पूजा और आशीष दोनों एक दूसरे से अपने अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और उसके बाद एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो पूजा होती है वो कहने लगती है कि आशीष क्यों ना हम अपने घर वालों को बता दें और उसके बाद एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। लेकिन तभी आशीष कहने लगता है कि नहीं पूजा, ऐसे हम घर वालों को नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे घर वाले हम दोनों की शादी में अड़चन पैदा कर सकते हैं। पहले ऐसे करते हैं कि मैं कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता हूं और जब मैं अच्छी तरह से कामयाब हो जाऊंगा तो उसके बाद तुम्हारे घर वाले शादी के लिए मना नहीं कर पाएंगे। तो उसी वजह से जब मैं कामयाब हो जाऊं तो उसके बाद ही अपने घर वालों से बोलना। यह बात सुनकर पूजा भी उसकी इस बात के लिए एग्री करती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो कॉलेज की पढ़ाई है दोनों की कंप्लीट हो जाती है। और जब उनकी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर जो आशीष होता है वह अपने लिए इधर उधर नौकरी ढूंढने लगता है, क्योंकि वह पूजा से प्यार किया करता था और वह जल्द से जल्द उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता था। तो इसी वजह से जो आशीष होता है मेहनत और लगन के साथ इधर उधर कोई प्राइवेट नौकरी ढूंढता है और नौकरी ढूंढने से उसे एक नौकरी मिल भी जाती है। जिस नौकरी को मिलने के बाद पूजा और आशीष दोनों बड़े ही खुश होते हैं और यहाँ पर वो लोग फैसला करते हैं कि दोनों अपने अपने घर वालों को बता देंगे अपने रिश्ते के बारे में और उसके बाद एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। यही सोचकर पूजा अपने घर वालों को बताती है। इधर जो आशीष होता है वह भी अपने घर वालों को बताता है। लेकिन यहाँ पर दोनों के घर वाले जब ये बात सुनते हैं, लड़का लड़की के बारे में पूछते हैं, तो फटाक से दोनों से मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, उनसे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती और तुम तो हमारे कहे अनुसार शादी करोगे। अब इस बात को सुनकर पूजा और आशीष दोनों पूरी तरह से परेशान हो गए थे। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से स्कूल टाइम से प्यार किया करते थे और उसके बाद ये एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। तो इसी वजह से यहाँ पर पूजा और आशीष ये फैसला करते हैं कि वो दोनों अपने घर को छोड़कर भाग जाएंगे और उसके बाद एक साथ शादी करके अपने जीवन को एक साथ व्यतीत करेंगे। इसी वजह से पूजा और आशीष अपने अपने घर को छोड़कर एक साथ मिलकर भाग जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब दोनों की कोर्ट मैरिज हो गई थी और उसके बाद यहाँ पर जो आशीष होता है वह पैसे भी कमाया करता है, तो वह किराए का कमरा लेता है और उस किराए के कमरे के अंदर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। धीरे धीरे 6 से 7 महीने बीतते हैं और 6-7 महीने में जो दोनों के घर वाले होते हैं वह भी इनकी शादी को मंजूरी दे देते हैं। उसके बाद पूजा और आशीष के घर वाले उनसे आकर मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी को अब आराम से व्यतीत करो, कोई भी परेशानी का सामना मत करना, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। यानी कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया था, कैसी भी कोई परेशानी नहीं थी। आशीष बाहर से कमाया करता, पूजा घर के अंदर रहा करती और घर को संभाला करती। कभी कभार जब उनकी छुट्टी वगैरह हुआ करती तो वो लोग अपने अपने घर भी चला
चले जाया करते। कभी मन किया करता गांव वालों से मिलने का तो यहाँ पर आशीष अपनी पत्नी के साथ अपने गांव में भी चला जाया करता और वहां से ड्यूटी भी कर लिया करता। धीरे धीरे इनकी शादी को लगभग 1 साल बीतता है और 1 साल बाद इनके घर में एक और खुशी आती है। यहाँ पर जो पूजा होती है उसने एक बेटे को जन्म दिया था, जिस बेटे का नाम ये दोनों प्यार से चीकू रखते हैं। अब चीकू नाम रख दिया था और उसके बाद ये अपनी खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक से सुबह सुबह जब पूजा जगकर उठती है तो उसी दौरान इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जैसे ही पूजा उठती है तो उठने के बाद आशीष उसे मिलता है और वह कहने लगती है कि आशीष मुझे तो चला नहीं जा रहा, न जाने मुझे क्या हो गया। तो इसके बाद जो आशीष होता है वह पूजा से प्यार किया करता था, वो भी सच्चा वाला। तो उसके बाद उसे सहारा देकर एक जगह बैठाता है और कहता है कि वैसे थोड़ी बहुत थकान हो गई होगी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगी, परेशान मत हो। ऐसा कहकर जो आशीष होता है आज वह खुद से अपना नाश्ता पकाता है और नाश्ता पकाने के बाद खुद उसे लेकर वहां से सीधा अपनी कंपनी के लिए चला जाता है। लेकिन शाम तक जैसे वो वापस लौटता है तो तब तक उसकी पत्नी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। जैसे तैसे करके उसने घर का काम तो किया था लेकिन उसे काफी ज्यादा थकान हो रही थी और पूरे शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। अब शाम के समय आकर जब आशीष पूजा की ऐसी हालत देखता है तो उस पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि तुम इतनी परेशान थी तो मुझे बता सकती थी, मैं छुट्टी लेकर आ जाता और साथ में बच्चे की देखरेख भी तुम्हें ही करनी पड़ती है। तो पूजा कहती है कि मैंने तो वैसे नहीं बताया कि आप वहां पर काम किया करते हो, तो आपको परेशान क्यों करना, शाम को जब आ जाओगे जब मैं आपको बता दूंगी। तो इसके बाद जो आशीष होता है वह पूजा को लेकर वहीं के एक डॉक्टर पर ले जाता है जिसका एक छोटा सा क्लिनिक था और उसे जाकर जैसे पूजा अपनी हालत के बारे में बताती है तो यहाँ पर जो वह डॉक्टर होता है उसे कुछ दवाइयां दे देता है, 2-3 खुराक बना दी थी और उन्हें लेकर पूजा अपने घर चली जाती है। जैसे दूसरे दिन उन खुराकों को लेने के बाद पूजा उठती है तो उसकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार था और इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन यह बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है और जब तक वे दवाइयां चलती हैं तब तक ये ठीक रहती है और जैसे ही इन दवाइयों को ये छोड़ती है तो उसके बाद फिर से बीमारी अपना रूप दिखाने लगती है और यहाँ पर जो पूजा होती है वह दोबारा से चलने फिरने में काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करने लगती है। इसके बाद ये बात पूजा और आशीष के घर वालों को भी पता चलती है और यहाँ पर जो पूजा और आशीष के घर वाले हैं वो इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाने की सलाह देते हैं। पूजा और आशीष दोनों के दोनों एक अच्छे से हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर जो आशीष होता है पूजा के ढेर सारे चेकअप करवाता है। लेकिन वहां पर जितने भी चेकअप होते हैं सभी चेकअप नॉर्मल थे और डॉक्टर साहब को बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। अब धीरे धीरे करके जो पूजा की बीमारी होती है वह कुछ ज्यादा ही बड़ा रूप लेने लगती है और यहाँ पर इस बात से आशीष काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है क्योंकि वह नौकरी पर तो जाया ही नहीं करता और ऊपर से उसकी पत्नी बीमार रहा करती है। तो उसकी बीमारी को लेकर वह उसे इधर उधर घूमा करता है और घूमने में काफी सारा पैसा भी खर्च होता है। लेकिन फिर भी जो आशीष होता है वो अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ता है और उसे दिखाता रहता है बड़े से बड़े हॉस्पिटल में और बड़े से बड़े डॉक्टर साहब के पास जाकर उनकी सलाह लिया करता, उन्हें टेस्ट वगैरह को दिखाया जाया करता। लेकिन यहाँ पर किसी भी डॉक्टर के वो बीमारी समझ में नहीं आती है और जब पूजा पूरी तरह से बिस्तर में टिक जाती है तो उसके बाद एक बड़े से हॉस्पिटल में आशीष पूजा को लेकर जाता है एम्बुलेंस से और वहां पर जाने के बाद एक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट को देखने के बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वह आशीष को बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी को ऐसी रेयर बीमारी है जो करोड़ों व्यक्तियों में से एकाध व्यक्ति को हुआ करती है और वो भी जब उनके काफी ज्यादा भाग्य खराब हुआ करते हैं। इस बात को सुनते ही आशीष के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह कहने लगते हैं कि डॉक्टर साहब क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि बीमारी का इलाज तो है लेकिन बचने के चांस ना के बराबर हुआ करते हैं और मरीज की हालत काफी ज्यादा खराब रहा करती है। इसमें व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है क्योंकि इसके दिमाग में एक तरह की फंगस आ गई है और उस फंगस का इलाज बड़ा ही मुश्किल से होता है। इसकी दवाइयां काफी ज्यादा महंगी आया करती हैं। अगर तुम इतना खर्चा उठाने के लिए तैयार हो तो मैं आगे का इलाज करने के लिए तैयार हूं। इस बात को सुनकर आशीष झट से हामी भर देता है। कहता है कि आप चिंता मत करो, कितना भी पैसे का खर्चा आ जाए लेकिन मैं अपनी पत्नी को बिल्कुल भी ऐसे नहीं देख सकता और मैं उसे ठीक करा कर रहूंगा। इसके बाद डॉक्टर साहब उसका इलाज चला देते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो पूजा होती है उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा था पूजा एकदम से कोमा में चली जाती है। वह ना तो कुछ बोल पाती है ना ही हिल पाती है, केवल वह आंखों से आशीष की तरफ देखा करती और उसकी आंखों से आंसू निकला करते। इधर जो आशीष होता है वह अपनी नौकरी को तो पहले ही छोड़ चुका था और उसके बाद वह अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचने लगता है। जब घर वाले देखते हैं कि बेटा प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो उसके बाद उससे मना करने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा जब डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि बचने के बहुत कम चांस हैं तो क्यों तू ऐसा कर रहा है, तू पूरी तरह से रोड पर आ जाएगा। लेकिन आशीष उनकी एक नहीं सुनता है और कहता है कि अगर आप लोग मुझे अपना मानते हो तो मुझे इस प्रॉपर्टी को बेच लेने दो, मुझे अपनी पत्नी का इलाज करवाना है।
इसके बाद घर वालों की ना मानते हुए जो आशीष होता है वह उस प्रॉपर्टी को बेच देता है और प्रॉपर्टी को बेचने के बाद उन पैसों को अपनी पत्नी के इलाज में लगा देता है। लेकिन अभी तक भी उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हुई थी और वह तो और भी ज्यादा परेशान सी दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे करके डॉक्टर साहब उसे वेंटिलेटर पर ले जाते हैं और जैसे ही यहाँ पर जो पूजा होती है वेंटिलेटर पर जाती है तो उसके बाद आशीष की उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन फिर भी वो डटकर उन उम्मीदों का सामना करता है। इधर जो पूजा के घर वाले होते हैं जब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखते हैं तो उसके बाद वो लोग भी आशीष को सहारा देते हैं और कुछ पैसे अपनी तरफ से भी खर्च करते हैं। यहाँ पर जब पूजा के घर वाले सहारा देते हैं तो आशीष के घर वाले भी कुछ और पैसा इधर उधर से इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद आशीष को दे देते हैं। लेकिन इलाज काफी ज्यादा महंगा था और इन पैसों से कुछ भी नहीं होने वाला था। तो इसी वजह से जो आशीष होता है वह काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वो सारा कुछ उसने बेच दिया था और अब वह अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवाए। इधर जो उसका बच्चा था उसको तो उसके घर वाले देख लिया करते थे, लेकिन पत्नी के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह काफी ज्यादा मायूस और उदास बैठा हुआ था, लेकिन फिर वह सोचता है कि क्यों ना मैं पार्ट टाइम काम करूं और घर वालों से कहकर यहां पर किसी और को देखभाल के लिए छोड़ दूं। यही सोचकर जो आशीष होता है अपनी मां को देखरेख के लिए पूजा के पास छोड़ देता है और खुद जाकर पार्ट टाइम काम करने लगता है। वह एक साथ में कई तरह के काम किया करता है और शाम के समय आकर अपनी पत्नी की देखरेख किया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और लगभग 90 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद जो पूजा होती है उसकी तबीयत में सुधार आने लगता है। यहाँ पर सभी लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, यहाँ तक कि डॉक्टर साहब भी कहने लगे थे कि आप खामखाई पैसा बर्बाद कर रहे हो। लेकिन जो आशीष होता है उसने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़ी थी और वह दिल लगाकर अपनी पत्नी की सेवा करता रहा। और जैसे 90 दिन कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद जो पूजा होती है वो अपनी आंखों को इधर उधर घुमाती है और इस बात को देखकर आशीष को बड़ी खुशी होती है। वह फौरन दौड़ा दौड़ा जाता है डॉक्टर साहब के पास और उन्हें बताता है कि डॉक्टर साहब मेरी पत्नी ने आंखें इधर उधर घुमाई हैं। तो उसके बाद डॉक्टर साहब दोबारा से उसके चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसकी सेहत में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है, हो सकता है इसकी बीमारी खत्म हो गई हो और धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसके बाद पूजा की हालत में दिन पे दिन सुधार आने लगता है और धीरे धीरे करके जो पूजा होती है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब पूजा आशीष से बातचीत करने लगती है और उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसे पता है कि आशीष ने उसके लिए क्या क्या किया है और कितना संघर्ष करके उसने उसे जिंदा रखा है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय में जो पूजा होती है वो व्हील चेयर पर चलने लगती है, यानी कि वह इधर उधर गर्दन भी मोड़ सकती है और बातचीत भी कर सकती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी उसका इतना बस की नहीं है कि वह खुद से चलकर कहीं जा सके क्योंकि वह काफी जल्दी थक जाती है, काफी लंबे समय से वो बीमार रही थी। इसके बाद पूजा धीरे धीरे रिकवर होती है और एक दिन जब आशीष रूटीन चेकअप के लिए अपनी पत्नी पूजा को लेकर हॉस्पिटल पर बैठा हुआ था और पत्नी का चेकअप होने के लिए गया था तो वहीं पर उसका एक दोस्त आ जाता है जिसका नाम नीरज होता है। और नीरज जैसे आशीष को यहाँ पर देखता है तो एकदम से बहुत चक्का सा खड़ा रह जाता है और पूछने लगता है कि आशीष तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो उसके बाद आशीष उसे अपनी कहानी सुनाता है और इस कहानी को सुनने के बाद नीरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे पूजा और आशीष के प्यार के बारे में पता है और जब वो उनका संघर्ष देखता है तो वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। यहाँ पर पूजा के घर वाले भी आशीष को बार बार दुआ देते हैं, कहते हैं कि बेटा अगर तुमसे शादी हो गई तो बड़ा ही अच्छा हुआ, वरना अगर किसी और से शादी होती है, हम लोग अरेंज मैरिज कराते तो वो लड़का बिल्कुल भी इतना साथ नहीं दे पाता और मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रह पाती। इस बात को सुनकर आशीष मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने इससे प्यार किया है और इसके लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। फिलहाल के समय में आशीष और पूजा एक साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब जो पूजा है वह सहारे से चलने लगी है और अपने घर का काम छोटा मोटा देखने लगी है। आशीष दोबारा से फुल टाइम जॉब करने लगा है और यहाँ पर वो लोग अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।